Yo, what's up guys? How's it going on your side? So guys, this is Divyansh Joshi here and ये guys सबसे पहला वीडियो है हमारे इस YouTube चैनल का। तो guys आज की इस वीडियो से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज जो कि होने वाली मूवीज को एक्सप्लेन करने की। तो guys आज की इस वीडियो से मैं उठाने जा रहा हूँ मार्वल की मूवीज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और गाइस आज से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा मैं ये सारी मूवीज। तो गाइस आज से आपके सामने एक्सप्लेनिंग का ये सेशन शुरू होगा। सबसे पहली मूवी गाइस होने वाली है मार्वल स्टूडियोज कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। तो गाइस मैं दिव्यांश जोशी, चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सिर्फ तू ही नहीं रे बाबा डीजे, मैं भी हूँ रे बाबा यहाँ पे। भाई वीडियो लोग, मैं भी हूँ तुम्हारा जैकी भाई। वीडियो लोग समय समय पर ये डीजे ही नहीं और बाबू राव ही नहीं, मैं भी आऊंगा। वीडियो लोग वाला हबीबी हम भी होती दुबई का अभिषेक होती, तुम्हारे सामने यहाँ आती क्योंकि हमारा अभी अभी हम शेख बना होती। अभी भी तुम हमको मैंगो शेक या बनाना शेक समझने की कोशिश नहीं करती। जहाँ पर तुमको मूवी एक्सप्लेन करता ये डीजे भाई, बाबू राव और जैकी भाई भी दिखता, वहां पर हम भी दिखती तुमको। अभी भी हम अपने आवाज में तुमको एंटरटेन करती। तो यस गाइस आज ये तीनों जन भी होने वाले हैं हमारे साथ में, एकदम बढ़िया वाला एंटरटेनमेंट करने वाले हैं हमारे, और उसके बाद हमें यहाँ पर मजा भी आने वाला है। तो गाइस अगर आप लोग रेडी हैं देन बी श्योर टू स्मैश द लाइक बटन एंड गेट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड सेट द बेल आइकन टू ऑल एज यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स एज आई अपलोड माय वीडियोस। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम। तो गाइस कहानी शुरू होती है 1943 से। यस गाइस 1943 से, ये काफी पहले की फिल्म है तो कहानी यहीं से शुरू होती है गाइस। एंड दुनिया बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होती है और इसी ठीक ठाक दुनिया के बीच में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, जो कि काफी ज्यादा एक छोटे परिवार से होता है जर्मनी के। और गाइस वहां पर से वो उठकर आता है, उसकी स्पीकिंग पावर, उसकी पब्लिक को कांटेक्ट करने की पावर, पब्लिक को उत्तेजित करने की, बेसिकली भाषण देने की जो पावर होती है, उसके कारण वो नीचे से ऊपर उठकर आता है और एक नेता के रूप में अपना लेता है अवतार। और यहाँ पर उसने एक पार्टी ज्वाइन कर ली होती है और बाद में अपनी स्पीकिंग पावर के कारण वो उस पार्टी का ही प्रमुख बन जाता है गाइस। वो पार्टी जो कि जर्मनी की काफी फेमस पार्टी थी, आगे जाकर नाजी पार्टी के नाम से फेमस होती है गाइस। एंड नाजी पार्टी तो आप जानते ही हैं, जर्मन जो थे वो कई भागों में विभाजित थे। जैसे कि जो ज्यूज थे वो कुछ लोग थे छोटे और कुछ लोग थे जो बड़े थे, क्रिश्चियंस थे। क्रिश्चियनिटी में ज्यूज लोग होते थे जिनको छोटा कहा जाता था और इंफीरियर कहा जाता था। तो इसी हिटलर ने अपनी नाजी पार्टी के कारण पूरी जर्मनी पर अधिकार जमाया, धड़ाधड़ एक्सपेंशन किया और ज्यूज को बहुत ही ज्यादा तरीके से ये लाता था, गैस चेम्बर्स में लाता था और वहां पर जहरीली गैस सुहाकर भारी भारी मात्रा में ज्यूज को मार देता था। जो भी ज्यूज लोग होते थे, ज्यूज धर्म के लोग होते थे, ज्यूज कास्ट के लोग होते थे गाइस, ज्यूज कम्युनिटी के लोग होते थे, उन्हें ये मार देता था। और मारने के बाद इनके जो है इनको नंगा करके पूरे सड़कों के किनारे पर छोड़ देता था। इनके कपड़ों को जला दिया जाता था, इनकी चीजों को जला दिया जाता था। बहुत कम लोग थे जो बच पाए थे और आखिर में जाकर ये आजाद हुई थी। बहरहाल गाइस ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी जो है कुल मिलाकर नाजी जर्मनी और ज्यूज के ही, हिटलर के चारों ओर सिचुएटेड है, बट इसका रियल लाइफ के इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो गाइस दुनिया 1943 में एकदम ठीक ठाक चल रही होती है। यहाँ एंट्री होती है जोहान श्मिट की, एक ऐसा बंदा जिसने ये बिलीव कर लिया था कि देव जो हैं और भगवान जो है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं और उनके पास जो शक्तियां हैं अगर हम उनको अपने हाथ में ले लेंगे तो ये शक्तियों के कारण जोहान श्मिट एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन बीइंग बन जाएगा गाइस। अब इसी चीज को पता करते करते वो पहुंचता है एक कंक्लूजन पर और उसे पता चलता है एक धातु के बारे में, धातु नहीं गाइस कह ले तो एक स्टोन के बारे में जिसमें काफी ज्यादा तगड़ी पावर छुपी होती है। बेसिकली उस स्टोन का नाम रहता है टेसराइट। और गाइस वो बहुत ही पावरफुल स्टोन रहता है जिससे कोई भी पोर्टल खोलना और किसी भी इंसान को अपने वश में करना, ऐसे काम हो सकते हैं गाइस। वो बंदा उसे लेने पहुंच जाता है नॉर्वे के टॉन्सनबर्ग शहर में गाइस 1943 में ही। और वहां पर उसे एक चर्च के फादर मिलते हैं जहां पर वो फादर उसे चकमा देकर एक ग्रेव के नीचे में नकली टेसरैक्ट छुपाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन वो बंदा उसको पटक देता है टेसरैक्ट को और वो टूट जाता है। इसके बाद उसे पता चल जाता है कि वो एक्चुअल टेसरैक्ट नहीं है, बस केवल एक ग्लास का छोटा सा क्यूब है। वो वहां पर एक दरवाजा लगा रहता है जिस पर पेड़ की आकृति बनी रहती है, उस पर अपनी उंगली लगाता है और एक बॉक्स बाहर निकालता है जिसमें एक्चुअल टेसरैक्ट रखा रहता है। फादर कहते हैं कि इसकी शक्ति को संभाल नहीं पाओगे, जलकर भस्म हो जाओगे। श्मिट कहता है कि जल तो चुका हूं और कितना जलूंगा, और फादर को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। अब यहां से कहानी शिफ्ट होती है अपने एक्चुअल हीरो स्टीव रॉजर्स के ऊपर, जो कि एक दुबले पतले इंसान रहते हैं और काफी छोटी कदकाठी के इंसान रहते हैं गाइस। और यहाँ पर से ये बार बार आर्मी का टेस्ट लेने, अपनी देशभक्ति दिखाने आर्मी का टेस्ट बार बार देने, चौथी बार देने पहुंचते हैं, लेकिन फिर इनकी कदकाठी देखकर इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर से ये एक फिल्म देखने जाते हैं। यहाँ एक बंदा पूरी पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहा होता है। ये उस बंदे को कहते हैं अपना मुंह बंद रख। वो बंदा गुस्सा हो जाता है और देखता है कि ये तो दुबला पतला बंदा है स्टीव रॉजर्स, तो जाकर सिनेमा हॉल के पीछे उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से स्टीव रॉजर्स को मारने लगता है। आता है इनका दोस्त बकी बांस, जो कि ऑलरेडी आर्मी में एक काफी अच्छे पोजीशन पर था, और उसने जो है आकर इस बंदे की जो स्टीव रॉजर्स को पीट रहे थे उसको बहुत तेज मारा और मारने के बाद जो है उसे भगा दिया। और इसके साथ ये चले आए भविष्य की प्रदर्शनी में, जो कि यहाँ पर लगी हुई थी, जहां पर हॉवर्ड स्टार्क अपनी टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन देने आए हुए थे। यहाँ पर जब वो प्रेजेंटेशन दे देते हैं और ये लोग जाते हैं तो एक फोटो में देखकर स्टीव रॉजर्स अपने आप को एज अ सोल्जर इमेजिन करने लगते हैं गाइस। यहाँ पर से बकी बार्न्स और स्टीव रॉजर्स की बातचीत चलती है, एंड यहाँ पर से पीछे डॉक्टर अब्राहम अर्स्काइन, जो कि एक आर्मी से भी संबंधित इंसान थे और एक डॉक्टर भी थे, ये काफी ज्यादा देर से इनकी बातें भी सुन रहे होते हैं। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो रॉजर्स को ये यहाँ पर अपने पास बुलाते हैं और बुलाने के बाद इनसे पूछते हैं, क्या तुम वहां नाजियों को मारने के लिए जाना चाहते हो? फिर रॉजर्स कहते हैं, नहीं, मेरा मकसद किसी को मारना नहीं है। यहाँ पर ये अपनी दादागिरी नहीं दिखाना चाहते थे रॉजर्स किसी को मारकर, और इसी कारण से अर्स्काइन खुश होकर इन्हें एक और मौका, 5वां मौका दे देते हैं और पूछते हैं और बोलते हैं कि आज तक कई बड़े लोग इस काम में आए, लेकिन आज शायद हमें किसी छोटे व्यक्ति की जरूरत है। तो ये छोटा व्यक्ति किस शहर से है? रॉजर्स बड़े शान से बोलते हैं, मैं ब्रुकलिन शहर से हूँ। अब यहाँ पर आगे कहानी जाती है, इनका परीक्षण चल रहा होता है। इनका परीक्षण जब चल रहा होता है तो ये यहाँ पर आते हैं और इनसे काफी ज्यादा तगड़े काम करवाए जाते हैं, मतलब जो भी तारों के नीचे चलवाया जाता है और नेट से बनी हुई दीवार के ऊपर चढ़ाया जाता है, लेकिन दूसरे बंदे इनके लात मार कर नीचे गिरा देते हैं और कुछ ना कुछ करके नाइंसाफी करते हैं। जब इन्हें एक झंडा वहां ऊपर से, डंडे के ऊपर से निकालने को कहा जाता है, तो ये औरों की तरीके हड़बड़ी कर डंडे के ऊपर ना चढ़ते हुए सिंपली नट बोल्ट निकालते हैं झंडे का, डंडा नीचे गिर जाता है एंड झंडा भी नीचे आ जाता है। ये झंडा कमांडर को देखकर वहां की फीमेल एजेंट पैगी कार्टर के साथ में अगले पड़ाव पर चले जाते हैं। यहाँ पर जो कमांडर साहब रहते हैं वो डॉक्टर अर्स्काइन से कह रहे होते हैं कि जंग हिम्मत से नहीं, जंग ताकत से नहीं गाइस, सॉरी गाइस, जंग ताकत से नहीं, हिम्मत से और दिमाग से लड़ी जाती है। वीडियो लोग, अब आगे क्या होता है वीडियो लोग, ये तुम्हें मैं बताऊंगा वीडियो लोग। अब आगे यहाँ पर ये इनके सामने एक बहुत ही तगड़े वाला जो ट्रेनिंग के लिए ग्रेनेड होता है वो फेंक देते हैं वीडियो लोग। सभी जवान वहां पर खड़े होते हैं, पुशअप्स लगा रहे होते हैं, सभी जवान उठ के भागने लगते हैं वीडियो लोग। बस एक ही जवान होता है वीडियो लोग जो वहां पर बाकी सबको बचाने के लिए उस ग्रेनेड के ऊपर सवार हो जाता है और सबसे कहता है हट जाओ हट जाओ, और वो अपनी वीरता का परिचय दे देता है वीडियो लोग। और यहाँ पर जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, ये यहाँ पर इनका चुनाव कर लिया जाता है और वो जवान और कोई नहीं, स्टीव रॉजर्स होते हैं वीडियो लोग। अरे बाबा मेरी बारी, अरे बाबा अगले दिन इनका परीक्षण होना होता है लैब। मेरे बाबा यहाँ पर इनको इतने दुबले पतले बनाने से लेकर अब यहाँ इनको एकदम फौलादी बॉडी बिल्डर बनाया जाता है। अरे बाबा मैं बाबू राव हूँ, काश मैं अभी इतना बॉडी बिल्डर बनाने का ऐसे अपॉर्चुनिटी पा पाता है रे बाबा, लेकिन मेरे तो पहले से तोड़ने निकले, तो मैं थोड़ा बहुत तो बॉडी बिल्डर हूँ पहले से रे बाबा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हॉवर्ड स्टार्क आते हैं रे बाबा, इनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, मशीन में लिटाया जाता है, इनका चेम्बर बंद हो जाता है, मशीन की पावर को बढ़ाया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इनके शरीर के मसल्स बढ़ने लगते हैं, एक खूब तेज चिल्लाते रे बाबा। और यहाँ पर इनसे जो है कहा जाता है कि मशीन को रोक दिया जाए। ये कहते हैं कि नहीं रे बाबा मैं इतना झेल सकता हूँ रे बाबा। अब यहाँ पर आगे पावर को 100% बढ़ा दिया जाता है, चेम्बर को खोल दिया जाता है रे बाबा। और वाला हबीबी आगे यहाँ पर ये खूब ज्यादा फौलादी बन जाते हैं।
ए अभिषेक की खोपड़ी फोड़ रहे बाबा। ये इसने ये नहीं बोला कि उसके 6 बिस्किट भी निकल आते रे बाबा, 6 पैक हो जाते रे बाबा। जैसे अब यहाँ चेम्बर को खोला जाता है, आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते रे बाबा। अब यहाँ पर आगे इनसे यहाँ पर एक बंदा रहता है जो कि यहाँ पर ब्लास्ट करके भाग जाता है रे बाबा। और यहाँ पर ये जो है रॉजर्स इनको भाग के पकड़ने लगते हैं रे बाबा। इनको जब पकड़ते हैं तो ये बंदा बोलता है जय हाइड्रा। और रे बाबा अब ये यहाँ पर जहर खा के मर जाता है रे बाबा। और रॉजर्स कोई सबूत भी नहीं ले पाते रे बाबा। यू गाइस, तो अब इन लोगों का तो बहुत हो गया, अब आगे मेरी बारी है। तो गाइस अब यहाँ पर ये लोग आगे जाकर काफी ज्यादा तैयारी कर रहे होते हैं कि ताकि किस तरह से हाइड्रा के बंदे जो कि नाजी पार्टी के अंदर थे, उनके अंडर से जाकर उनके नाक के नीचे से घुसकर ये यहाँ पर उनकी गैंग को तबाह कर सकें। तो गाइस अब यहाँ पर क्या होता है कि सब कुछ तो हो रहा होता है, लेकिन अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका जो अभी तो फिलहाल नहीं बने हैं, स्टीव रॉजर्स को मंजूरी नहीं दी जाती है, ये कह के कि वो बस एक लैब का एक्सपेरिमेंट है। एक बंदा आता है और इनसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें पहले फेमस होना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये इनको कई जगह पर लड़कियों के साथ में नचवाता है स्टेज पर ले जाकर, और इन्हें कैप्टन अमेरिका की ड्रेस और एक नाम देता है, यही कैप्टन अमेरिका। और गाइस इनसे जो है नचवाता है, इनको बहुत बुरा इनका फायदा उठाता है और अपना बैठ कर अंबानी बन रहा होता है, यानी पैसे कमा रहा होता है गाइस, रोकड़ा ही रोकड़ा। एंड गाइस 3-4 रोल्स रॉयस खरीद लेता है। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मुझे तो पता भी नहीं कि उस समय रोल्स रॉयस होती भी थी कि नहीं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। देन गाइस अब यहाँ आगे क्या होता है कि ये जब इनको पता चलता है कि इनका गलत यूज किया जा रहा है और इनको कुछ नहीं फायदा हो रहा है, ये ना ही आगे आर्मी में फाइट करने के लिए चुने जा रहे हैं, ना ही इनका कोई और काम यहाँ पर हो पा रहा है, तो ये एक दिन बैक स्टेज पर बैठे होते हैं। एजेंट पैगी कार्टर आती हैं और इनसे कहती है कि तुम्हारे पास क्या यही 2 काम है, लैब का चूहा या फिर नाचने वाला बंदर। कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब ये यहाँ पर जा रहे होते हैं, कैप्टन अमेरिका वाली ड्रेस और शील्ड उठाते हैं गाइस और चढ़ जाते हैं प्लेन में। उस प्लेन के पायलट रहते हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट जो कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, हॉवर्ड स्टार। यस गाइस, अब यहाँ पर जब ये जा रहे होते हैं, इनका प्लान होता है कि जाएंगे, दुश्मनों को हराएंगे, हाइड्रा के बेस के अंदर घुसेंगे। एंड इनका एक दोस्त था गाइस वहां पर, कैद बकी बार्न्स, वही जिसने उस गुंडे से इसको बचाया था जो इनको पीट रहा था। एंड गाइस ये बकी बार्न्स को बचाने के लिए भी वहां पर जा रहे होते हैं। जस्ट इनका प्लेन उड़ ही रहा होता है कि पीछे फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं और इनके प्लेन के ऊपर बमबारी और गोली मारना शुरू कर देते हैं। ये तुरंत प्लेन के नीचे कूद जाते हैं और कहते हैं कि जो है मैं चला जाऊं तो तुम प्लेन को पीछे मोड़कर वापस चले जाना। तो यहाँ पर ये कूद जाते हैं प्लेन के नीचे, हाइड्रा के बेस में जाते हैं। जो लोग वहां पर पहले से कैद थे नाजी जर्मनी में, इनके जो सैनिक पहले से कैद थे, लगभग 250 सैनिक वहां पर रहते हैं, उनको किसी तरीके ये वहां से छुड़ा कर लाते हैं। अपने दोस्त बकी बार्न्स को भी छुड़ा कर लाते हैं। वहां पर उनके सामने आ जाता है जोहेन श्मिट और उसके वो डॉक्टर जोला, जिसके साथ मिलकर ये काफी नई नई शक्तियां डेवलप कर रहा होता है, टेसरैक्ट में से पावर खींच रहा होता है। और यहाँ पर से ये अपना असली चेहरा रेड स्कल दिखाता है गाइस। एंड रेड स्कल जोहेन श्मिट का ही असली चेहरा होता है, जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट में, ये पहले जोहेन श्मिट ही था एक्चुअली, कुछ एक्सपेरिमेंट इसने किया लैब में जिसके कारण इसका चेहरा जल गया और ये रेड स्कल बन गया। अब ये जोहेन श्मिट का तब तक मास्क लगा के घूम रहा था और अब यहाँ पर ये अपना मास्क निकाल देता है और दिखाता है असली चेहरा, लेकिन फिर भाग जाता है। और रॉजर्स और ये बकी हैं कुछ नहीं कर पाते। बकी और रॉजर्स यहाँ से आकर वापस आते हैं। यहाँ पर अपने कमांडर साहब और पैगी आपस में बात कर रहे होते हैं कि ना मुझे अपनी कोई गलती का अफसोस है, ना ही हॉवर्ड को था, ना ही रॉजर्स को था। और यहाँ पर ये लोग सोच रहे होते हैं कि रॉजर्स मर गए, लेकिन रॉजर्स जब आते हैं 250 जवानों को बचाकर, तो यहाँ पर इनके लिए काफी ज्यादा जश्न मना रहे होते हैं। अब आगे गाइस यहाँ पर इसी बात के जश्न मनाने के लिए और जो लोग वहां से छूट कर आए थे नाजी जर्मनी से, उन लोगों को एक बढ़िया ड्रिंक की पार्टी देकर जब ये यहाँ पर आते हैं, तो एजेंट कार्टर जो कि इनके ऊपर ऑलरेडी फिदा होती हैं, वो आती हैं और इनसे एक डांस का वादा करती हैं और कहती हैं कि मुझे डांस तो करना आता है, लेकिन बस तलाश है तो एक सही पार्टनर की। कहती है कि जब ये सब ओवर हो जाएगा, जो भी लड़ाई वगैरह चल रही है, तो मैं तुम्हारे साथ में डांस करूंगी। तो यस गाइस, इतनी यहाँ पर बात होती है। ये यहाँ पर जाते हैं हॉवर्ड स्टार्क के पास ताकि हॉवर्ड स्टार्क इनको इनकी नई शील्ड दे सकें। एंड शील्ड वाइब्रेनियम की बनी होती है, जो कि पृथ्वी की एक नायाब धातु है।
एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एवेंजर्स में तो ये गाइस, एवेंजर्स के एमसीयू में तो ये एग्जिस्ट करती है गाइस। तो यहाँ पर ये शील्ड लेकर पूछते हैं पेगी कार्टर से कि यहाँ पर मैं कैसा लग रहा हूँ। पेगी कार्टर तुरंत बंदूक उठाती हैं और शील्ड की तरफ 3-4 दाग देती हैं और जो गोलियां थी वो तहस नहस हो जाती हैं गाइस। तो पता चलता है कि कहती हैं कि जो है ये इससे काफी अच्छी बचत हो जाएगी तुम्हारी। अब यहाँ पर आगे ये जंग की तैयारी कर रहे होते हैं और जो लोग वहां पर जिन लोगों को वो वहां से बचा कर लाए होते हैं उनकी एक टीम बनाकर आगे जाते हैं। उनकी एक टीम बनाकर यहाँ पर ये आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद यहाँ से ये बाइक के ऊपर जाकर दुश्मन बाइकों को तहस नहस करते हैं और टैंक के ऊपर से बढ़िया वाली छलांग मारते हैं, दुश्मनों को छल्ली कर देते हैं एकदम से। एंड उसके बाद जाते हैं सीधे रेड स्कल के सामने। रेड स्कल को भी एकदम बुरी तरीके से भागने पे मजबूर करते हैं और उसके बाद यहाँ ये दूसरी तरफ निकल के भाग जाते हैं, दूसरी तरफ की प्लानिंग बनाने एंड कॉम्बैट करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे करते 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 ये पहुंचते हैं आखिर में जाकर रेड स्कल के पास। एंड रेड स्कल के पास जब पहुंचते हैं तो रेड स्कल होता है एक प्लेन में। ये यहाँ से चलती हुई कार से सीधा प्लेन पर जंप लगाते हैं। यहाँ रेड स्कल कर पहुंचते ही यहाँ पर ये रेड स्कल जो है टेसरैक्ट से एनर्जी का ब्लास्ट कर देता है। रेड स्कल टेसरैक्ट की एनर्जी को संभाल नहीं पाता है, जैसा कि फादर साहब ने कहा था जलकर खाक हो जाता है और टेसरैक्ट प्लेन को तोड़कर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर प्लेन के एक छोटे से हिस्से को तोड़कर जब ये नीचे गिरता है तो कैप्टन भी अपने जो है, जो कि अब कैप्टन मैं कहूंगा गाइस क्योंकि ही इज रियली द कैप्टन अमेरिका। और ये यहाँ पर हैरान हो जाता है क्योंकि अब यहाँ आगे न्यूयॉर्क शहर था और अगर इन्होंने प्लेन को कंट्रोल नहीं किया और किसी सही जगह पर ले जाकर क्रैश नहीं किया, क्योंकि प्लेन अब लैंड नहीं कर सकता था, उसके कई सारे अंजर पंजर खराब हो गए थे और ताकि ये अगर क्रैश नहीं करता तो पूरी न्यूयॉर्क सिटी बर्बाद जाती। यहाँ से इन्होंने पैगी को फोन मिलाया प्लेन में बैठे बैठे, लेकिन पैगी ने भी कोई खास उससे हल नहीं निकला। कहा गया कि स्टार्क को फोन दे दे, स्टार्क कुछ कर सकता है, वो काफी नायाब पायलट है, लेकिन इससे भी कोई हल नहीं निकला। एंड एट लास्ट वहां उनको प्लेन को क्रैश कराना पड़ा। यहाँ पर पैगी कार्टर यहाँ पर रोते रोते, इनका बुरा हाल था, कैप्टन को याद कर रही थी और यहाँ पर सब लोग जश्न मना रहे थे कि नाजी जर्मनी में अब नाजी शब्द हट गया, यानी कि वो अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है, वो एक डेमोक्रेटिक नेशन हो गया because of the sacrifice of captain according to this movie। and guys अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट। आंख खुलती है, लेकिन किसकी? स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका की। और यहाँ पर लेटे होते हैं एक कमरे में और एक लड़की आती है, इन्हें बताते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप यहाँ पर एकदम सुरक्षित हैं। लेकिन ये फिर वरी हो जाते हैं और यहाँ पर भाग जाते हैं, इनके पीछे कुछ सेनाएं छोड़ दी जाती हैं। ये यहाँ पर आते हैं, बाहर आते हैं, टेक्नोलॉजी देखते हैं और टेक्नोलॉजी देखने के बाद ये तो सोचने लगते कि मैं कौन से समय में आ गया हूँ। सोचते हैं कि एक मैच था 1941 का, वहां पर तो मैं था, वहां का उनको पोस्टर दिखता है बहुत पहले का। और अब यहाँ पर आते हैं, एक शील्ड एक संस्था रहती है, उसके एक काफी बड़े यहाँ पर प्रमुख आते हैं गाइस। और प्रमुख ये रहते हैं, इनका नाम रहता है निक फ्यूरी। ये इन्हें कहते हैं, तुमको बताते तो सब कुछ, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हें आराम से बताएंगे धीरे धीरे करके। रॉजर्स पूछते हैं मैं कहाँ हूं? कहते हैं तुम बेहोश थे 70 साल से। यस गाइस, अपने रॉजर्स 70 साल से बेहोश थे। अपने कैप्टन अमेरिका उस क्रैश के बाद, जो कि उन्होंने प्लेन क्रैश कराया था आर्कटिक में, उसके बाद पूरे 70 साल तक बेहोश थे। एंड इनका वो डांस का प्रॉमिस जो कि पैगी कार्टर ने इनसे किया था वो अधूरा रह जाता है गाइस। तो गाइस अब इसके आगे, इस मूवी में आगे की कहानी नहीं दिखाई गई है, बस कैप्टन अब इस बात को पचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। तो गाइस, this was the story of the first movie of Marvel Studios according to the chronological order that was printed in comics। and guys, this was the explanation of Captain America the first Avenger। so guys, ये वीडियो आपको कैसे लगी? और yes guys, तो बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में। and guys, if you really loved this video, please give a like and turn on the subscribe button and get the notifications bell to on, so that you can get all the updates as I upload। and guys, be sure to check out our latest videos जब भी मैं अपलोड करूंगा। and guys, अगली जो मूवी होने वाली है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मार्वल स्टूडियोज
कैप्टन मार्वल। गाइस ऐसा मत सोचिएगा कि पुरानी मूवीज हैं तो देखने में मजा नहीं आएगी, क्योंकि गाइस पुरानी मूवीज खासकर किसी बड़े फेमस स्टूडियो की जैसे कि एमसीयू की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने में काफी मजा आती है गाइस, पूरी स्टोरी शुरुआत से जानने में। तो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। बी श्योर टू गिव इट अ लाइक एंड subscribe my YouTube channel Filmy Point, where films are evaluated, because very much something is left to give you on the channel. But what? I will tell in the next video, guys. Till then, take care. Bye bye. Sayonara. Love you guys. Thanks for watching.